नमस्कार दोस्तों। नजरिया नजर नजर का खेल है कि आज के एपिसोड में मैं मयंक कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम महिलाओं से जुड़े हुए कई गंभीर विषय पर चर्चा कर चुके हैं और आज हम फिर से एक महिलाओं से जुड़े हुए ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विषय होगा वो होगा समय के साथ बढ़ता हुआ दहेज का चलन। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि दहेज क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि दहेज होता क्या है। दहेज एक भुगतान राशि होती है, जैसे कि संपत्ति या धन, जो दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे या उसके परिवार को विवाह के समय पर दिया जाता है। दहेज प्रथा उन संस्कृतियों में आम है जो दृढ़ता से पितृवंशीय है या फिर पितरात्मक है। ऐतिहासिक रूप से दहेज का भुगतान यूरोप, दक्षिण एशिया और अफ्रीका में किया जाता था। आज के समय में बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में 80% से अधिक शादियों में दहेज का भुगतान किया जाता है। हमारे भारतीय समाज में दहेज एक प्रथा भी है और एक समस्या भी है। दोस्तों, नवविवाहित जोड़े को सहायता प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से दहेज की शुरुआत की गई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दहेज की अवधारणा दुल्हन के वास्तविक गुणों के बजाय अन्य कीमती सामानों के लेन देन के रूप में रह गई है। भारत में दहेज की जड़ें मध्ययुगीन काल में हैं, जब शादी में अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दुल्हन के परिवार द्वारा उसे नगद या वस्तु उपहार में दी जाती थी। औपनिवेशिक काल के दौरान यह शादी करने का एकमात्र कानूनी तरीका बन गया था, जिसमें अंग्रेजों ने दहेज प्रथा को अनिवार्य कर दिया था। वर्तमान में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अब सभी सामाजिक आर्थिक स्तरों के बीच दुल्हनों की कीमतों में लगातार उच्च कीमतों को प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती दुल्हन की कीमतें अपने साथ महिलाओं के लिए हिंसा में वृद्धि लेकर आई हैं। दहेज हिंसा आमतौर पर पति या उसके ससुराल द्वारा दुल्हन के परिवार से अधिक दहेज लेने के लिए की जाती है। विवाह के समय दिया हुआ दहेज भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन शादी के बाद पति और ससुराल वालों का लालच बढ़ जाता है। यह अक्सर दुल्हन के खिलाफ शारीरिक, मानसिक या यौन हिंसा में परिवर्तित हो जाता है। कुछ मामलों में तो महिलाओं को आत्महत्या करने तक मजबूर कर दिया जाता है। दोस्तों, इन दिनों दहेज के बजाय उपहार शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। जो परिवार अपने आप को प्रगतिशील दिखाने की कोशिश करते हैं, वो दहेज लेने या देने के कार्य से बचने के लिए उपहार शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उपहार शब्द का प्रयोग करने से दहेज उपहार नहीं हो जाता, वो दहेज ही रहता है, जो कि गैरकानूनी और अवैध दोनों ही है। दहेज का भुगतान केवल शादी के समय ही नहीं किया जाता, बल्कि इसकी एक सतत प्रकृति है जिसको अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अधिकतर दुल्हन के परिवार से त्योहारों, विशेष अवसरों जैसे बेटे के जन्म पर उपहारों का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है। ये भुगतान परंपरा के तौर पर किए जाते हैं और इन भुगतानों को ना करने से दूल्हे के परिवार का अपमान हो सकता है, जिसके कारण दुल्हन को उसके पति या उसके परिवार द्वारा उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है। भारत में दहेज प्रथा को 1961 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन प्रतिबंध लगने के इतने सालों बाद भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर घंटे एक महिला दहेज हत्या का शिकार हो जाती है। दहेज का भुगतान न केवल गैरकानूनी होने के 60 साल बाद भी प्रचलित है, बल्कि कई भारतीय राज्यों में तो यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति तक पहुंच चुका है। भारत में शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धियों के बाद विवाह को एक अंतिम लक्ष्य माना जाता है। एक महिला जो शादी न करने या देर से शादी करने का विकल्प चुनती है, अधिक संभावनाएं हैं कि उसको या तो अपमानित किया जाएगा या फिर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। भारतीय समाज में विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी अधिक बेटियों के पिता अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा पति ढूंढने में लगे रहते हैं। इसके लिए वो बड़े से बड़ा दहेज देने को भी तैयार होते हैं। भारतीय विवाह बाजार में दूल्हे का दबदबा है और दूल्हे के पक्ष से दहेज की मांगे लगातार जारी हैं और दुल्हन के माता पिता के पास उन मांगों को पूरा करने के अलावा
और कोई विकल्प नहीं है। दहेज की मांगों को पूरा न करने पर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है और कभी कभी तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि दहेज की मांगों को कैसे तोड़ा जाए। दोस्तों, जैसे जैसे समय विकसित हो रहा है और पुरुष शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षित पत्नियों की तलाश करने लगते हैं। ऐसे में माता पिता जो राशि दहेज के भुगतान के लिए जोड़ते हैं उसको अपनी बेटी की शिक्षा में लगा सकते हैं, यानी कि एक तरीके से दहेज की राशि बेटी की शिक्षा के अवसर में लग सकती है। युवा दुल्हनों के विवाह बाजार के एक अध्ययन के अनुसार राजस्थान में माता पिता अपनी बेटी की शादी को 18 वर्ष की उम्र तक टालना चाहते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं। उनका मानना है कि एक बेटी की अच्छी शिक्षा के साथ एक अच्छे विवाह प्रस्ताव की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, लेकिन स्कूल छोड़ने के साथ उसकी उम्र के साथ साथ ये संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। यदि महिला लेबर फोर्स की मांग बढ़ती है तो पुरुष उन महिलाओं से विवाह करने में अधिक रुचि रखेंगे जो काम करती हैं, क्योंकि इससे पूरे परिवार की कुल आय में वृद्धि हो सकती है और दहेज की तरफ झुकाव कम हो सकता है। लेकिन 2005 से ही महिला लेबर फोर्स की भागीदारी में गिरावट आ रही है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ही महिला वर्कफोर्स के बारे में चर्चा की थी, तो अगर अभी तक आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप जरूर देखें और अगर आपका कोई सुझाव होगा तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। भले ही कुछ शिक्षित पुरुषों ने शिक्षित पत्नियों को चाहना शुरू कर दिया है, लेकिन इसके कारण भी दहेज के भुगतान में कोई भी गिरावट नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि दहेज भुगतान जारी रखने के लिए केवल पुरुषों की प्राथमिकता ही जिम्मेदार नहीं है। भारत में शादी के फैसले बड़े पैमाने पर दुल्हन के परिवार द्वारा लिए जाते हैं। परिवार एक ही धर्म, एक ही जाति और एक ही आर्थिक स्थिति से दूल्हे की तलाश करते हैं। भारत में विवाह जाति और धर्म के बाहर बहुत रेयर और अलोकप्रिय माना जाता है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण 2012 के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल 73% महिलाओं ने बताया कि उनके माता पिता या उनके रिश्तेदारों ने अकेले उनके पति को चुना है। प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश भारतीय अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ रहते हैं। अधिकांश हिंदू, मुस्लिम, सिख और जैन दोनों ही पुरुषों और महिलाओं के अंतर जातीय विवाह के खिलाफ रहते हैं और इसको रोकना एक उच्चतम प्राथमिकता मानते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि दहेज क्या होता है और दहेज का चलन समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, लेकिन अब हम आगे देखेंगे कि दहेज को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या नियम और कानून बनाए गए हैं। पहला है दहेज निषेध अधिनियम 1961। भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम लागू किया गया था। इस कानून के तहत देश में दहेज लेना और देना दोनों ही सख्त वर्जित हैं। दूसरा है भारतीय दंड संहिता 1980 के तहत दहेज। भारतीय दंड संहिता 1980 न केवल भारत में दहेज प्रथा को रोकने का इरादा रखता है, बल्कि इससे संबंधित सभी हिंसा को भी प्रतिबंधित करता है, जो कि पहले देश में एक नियमित प्रथा रही है। तीसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत दहेज। भारत में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। इसके लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 174 और 176 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, हमने देखा कि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए सभी स्तर पर नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी 80% से अधिक शादियों में दहेज का चलन शामिल है। दोस्तों, सिर्फ कानून को बनाने से कुछ नहीं होगा, इसके रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आगे आना होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि दहेज प्रथा को रोकने का एक सबसे अच्छा उपाय शिक्षा है। जब एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो अपने अधिकारों, नियम और कानूनों से जागरूक होता है और दहेज प्रथा को रोकने के लिए शिक्षा सबसे बढ़िया उपाय बन सकता है। सरकार द्वारा दहेज प्रथा को रोकने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
फर्क जब पड़ेगा जब दोनों पक्ष ये कहेंगे कि हम दहेज के बिना शादी करेंगे। दूल्हे के पक्ष को दहेज लेने से मना करना होगा और दुल्हन के पक्ष को दहेज देने से मना करना होगा, तभी इस दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।